हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो कमेंट में बता ही दीजिए, और खुश नहीं हो तो खुश रहा कर। चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू ही तो। दिल्ली की दोपहर कुछ अलग थी। जून की धूप ने आसमान को पिघलाया हुआ था, लेकिन इनसाइड मीडिया हाउस के दफ्तर में एसी की ठंडी हवा और वर्कलोड की गर्मी, दोनों की मिलावट कुछ और ही किस्म की बेचैनी फैला रही थी। आयशा राय 29 साल की सधी हुई आवाज और तेवर वाली जर्नलिस्ट अपने केबिन में बैठे लैपटॉप की स्क्रीन को घूर रही थी। सामने वर्ड डॉक्यूमेंट खुले थे जिसका नाम था द नेक्स्ट बिग स्कूप, लेकिन पिछले 37 मिनट से उसके कर्सर वहीं झपक रहा था। एक भी शब्द नहीं लिखा गया था। कॉफी का मग जो अब तक 3 बार गर्म हो चुका था और हर बार ठंडा भी, उसकी उंगलियों में घूम रहा था जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमा रहा हो, लेकिन जादू तो कहीं थी ही नहीं। ओ मिस्टर, ये क्या ब्लॉक हो गई कलम? बगल के केबिन से पूजा की आवाज आई। पूजा एक ऐसी दोस्त जो दोस्त से ज्यादा गॉसिप पार्टनर थी और कभी कभी एक कॉम्पिटिटर भी। ब्लॉक नहीं यार, बस डेटा प्रोसेस नहीं हो रहा। आयशा ने आंखें न उठाते हुए कहा। अरे वाह, तुम तो अब प्रोसेसर हो गई। i7 जर्नलिस्ट। पूजा हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है। कम ऑन पूजा, दिमाग खाली है। हर जगह बस वही पुरानी राजनीति, वही ट्यूटर वॉर, वही बोरिंग स्कैम। क्यों? पिछले हफ्ते वाली स्टोरी तो तुमने एमएलए की अरेस्ट की पहले ही पूरी लव स्टोरी बुन लाई थी। अभी भी लोग ट्विटर पर ये पूछ रहे हैं कि क्या वो सच में प्रिया थी? वो एमएलए ही था ना जो मेरे पीछे पड़ा था, हर बार कॉल करता, आपसे बात करनी है, कुछ ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी। मेरी बाईलाइन में अपनी सफाई घुसाना चाह रहा था। दोनों की ठंडी ऑफिस की आवाज़ें गूंजने लगी थी, लेकिन तभी दरवाज़ा खुला और मिस्टर वर्मा, इनपुट एडिटर, पत्रकारिता के दिग्गज और बिना हंसी के जीने वाले इंसान, वो अंदर आते हैं और इन दोनों को देखते हैं। नहीं कर लो गॉसिप, मैं तो यहाँ गॉसिप करने के लिए पेमेंट करता हूँ, है ना? चेहरे पर अभी भी गंभीरता छाई हुई थी। आयशा, मीटिंग रूम में आओ तुरंत। पूजा ने फुसफुसाया। कोई मरा है या कोई कवर स्टोरी मिली है? इधर वे तुम जा रही हो, मार्क माय वर्ड। आयशा उठी, बालों को झटका और बोलती है, अगर स्टोरी है तो वो मेरी होगी, और अगर लाश है तो उसका भी बैकग्राउंड तो मैं ही दूंगी। सो डोंट वरी। चाहे न चाहे, लेकिन काम तो इन्हें मुझे ही देना पड़ेगा। और इसके साथ ही वो अपनी कॉफ़ी मग की तरफ देखती है जो फिर से ठंडी हुई पड़ी थी। वो उसे हाथ में उठाती है और पूजा की तरफ देख कर कहती है, आज कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है और ना ही ऐसा कोई मुहूर्त बन रहा है। फिर वो कॉफ़ी के मग को लेकर बाहर निकल जाती है। मीटिंग रूम में एक रहस्य की शुरुआत होनी थी, जैसे सभी के चेहरे किसी गंभीरता से छाए हुए थे। कमरे में वर्मा के अलावा अब कोई नहीं था। सभी धीरे धीरे ऑफिस छोड़ चुके थे और आयशा के अंदर आने से पहले सभी उसके पीठ को थपथपा रहे थे, जैसे सभी ने कोई ऑफर रिजेक्ट किया हो। टेबल पर सिर्फ एक फाइल पड़ी थी और एक पेन। क्लासिक वर्मा स्टाइल ड्रामा, सस्पेंस और कम से कम शब्दों में आदेश देने का वो हुनर जो उन्हें इस ऑफिस में सबसे अलग बनाता था। हालांकि आयशा के लिए वो किसी फादर फिगर से कम नहीं थे, लेकिन आयशा जानती थी कि ऑफिस में उनके साथ किसी भी तरह का मजाक नहीं किया जा सकता। आयशा अंदर आती है और जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, वर्मा अपनी चेयर को घुमाते हुए उससे पूछते हैं, माया सहगल को जानती हो? लेखिका, वो जो पिछले 10 सालों से कहीं दिखाई नहीं दी। हाँ वही, उसने एक नई किताब लिखी है और उसका पब्लिशर चाहता है कि हमारा चैनल उसके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिले, और उसने मना कर दिया है ना? बिल्कुल, लेकिन बात सिर्फ मना करने की नहीं है, उससे किसी ने बात नहीं की।
पिछले 8 सालों से माया सहगल ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और उसके चेहरे, उसकी आइडेंटिटी कुछ भी अब तक सामने नहीं आई है। तो फिर इससे तुम्हें क्या समझ में आता है आयशा? फिर ये कि तुम उसे मनाओगी, इंटरव्यू के लिए तैयार करोगी। सर, आप ठीक हैं? वो कोई मंत्री या बिजनेसमैन नहीं है जिसे मैं स्कैंडल दिखाकर मजबूर कर दूं। सर, वो नहीं मानेगी। पिछले 8 साल से जाने कितने दिग्गजों ने उनके साथ कांटेक्ट किया होगा। हाउ कैन यू से कि मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगी? नहीं, लेकिन वो एक कहानी है और तुम कहानी से बात करना जानती हो। बस इस बार कहानी बोलती नहीं, छिपती है और तुम्हें उसे सबके सामने लेकर आना है। वेल, प्रोजेक्ट मिस्टीरियस है लेकिन इंटरेस्टिंग है, और अगर तुमने इस प्रोजेक्ट को क्रैक किया तो पॉसिबल है कि तुम इस फील्ड में उस जगह पर पहुंच जाओ जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। देख लो तुम्हें क्या करना है। और इसके साथ ही वर्मा उसे केबिन से बाहर जाने का इशारा करते हैं। हाँ, अगर इंटरेस्टेड हो तो ये फाइल उठा कर लेती जाओ, वरना और लोगों की तरह तुम भी साफ मना करके किसी और स्टोरी पर फोकस कर सकती हो। आयशा कुछ देर के लिए वहीं थम गई थी। माया सहगल के बारे में उसने सुना तो था, लेकिन आज तक उसकी एक भी किताब उसने नहीं पढ़ी थी। लेकिन जाने क्यों इस स्टोरी की दिलचस्पी उसके अंदर की जागरूकता को बढ़ा रही थी। वो धीरे धीरे वर्मा को देखती है और फिर उस फाइल को हाथ में उठाती है। वर्मा जैसे आयशा को बखूबी जानते थे। वो मुस्कुराते हैं और इसके साथ ही उसे गुड लक विश कर जाने का इशारा करते हैं। जैसे ही आयशा बाहर निकली, ऑफिस का तापमान अचानक से बढ़ गया था। सबकी निगाह उस पर थी। वो माया सहगल वाली स्टोरी मिली इसे। ओहो, वर्मा सर की खास बन गई अब तो ये। हाँ, और पूजा ने सुना है कि आयशा को ऑफर मिला था इंटरनेशनल चैनल का। अरे नहीं, वो तो किसी एक्स के साथ पकड़ी गई थी कॉफी शॉप में, इसलिए इतनी शांति थी पिछले हफ्ते। पूजा आई और आयशा को एक नज़र घूर कर देखी। यू आर अ स्टार बेबी, तुम्हारे लिए वो माया भी सामने आ जाएगी। वेल, जान सकती हूँ तुमने ये स्टोरी क्यों उठाई। सिर्फ सामने लाने के लिए नहीं, मैं उसे बोलने पर मजबूर करने वाली हूँ। उसके पन्नों को उसके जज्बातों से खींच कर बाहर लाऊंगी। बट यू श्योर? वो माया यार, न सोशल मीडिया, न इवेंट, न प्रमोशन, एकदम भूत की तरह है वो। शायद इसलिए मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हम सब अपने तरीके से भूत ही तो हैं। लेकिन देखते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है। खैर, तो कोशिश तो कर रही है, पर याद रख ये वर्मा सर के लिए है, और अगर ये कोशिश फेल हुई तो बलि चढ़ेगी तेरी। बाहर की दुनिया में एक अंदर का डर समाया हुआ था, और ऑफिस में शाम को शिफ्ट ओवर होने के साथ ही वो अपने घर के लिए निकल चुकी थी। ऑटो की पिछली सीट पर बैठी आयशा के पास वर्मा की फाइल थी, जिसमें सिर्फ 3 पन्ने थे। माया का नाम, किताब का टाइटल और एक एड्रेस, सिविल लाइन, ओल्ड दिल्ली। बस सच में कोई वहाँ रहता है? वो अपने मन में यही सोच रही थी। दिल्ली की भीड़ जैसे आयशा की बेचैनी को और बढ़ाने का काम करती थी। काफ़ी साल हो गए थे, लेकिन अब तक उसके अंदर से ये बेचैनी बाहर नहीं गई थी। इतना भी नहीं बोलती वो, एक कॉल, एक मेल का जवाब तो दे ही सकती होगी। क्या ये इंटरव्यू मेरा करियर बना सकता है, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आई थी? अगर ये माया सहगल तक पहुंचने का रास्ता मेरे करियर से जुड़ा है, तो फिर तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, या फिर ये मेरी सबसे बड़ी हार बनेगा। कई तरह के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे, और जैसे कि उसे महसूस हो रहा था कि ये किसी चीज़ के अंत नहीं थी, ये तो शुरुआत थी। कुछ ऐसी शुरुआत जिसकी कल्पना तक उसने नहीं की थी। वो नहीं जानती थी कि इस फाइल में छिपा नाम सिर्फ एक लेखिका का नहीं,
एक लंबे जज्बातों से भरे सफ़र की शुरुआत थी। वो इंटरव्यू नहीं, एक यात्रा थी जिसमें शब्दों की जगह कभी मौन बोलने वाला था और जज्बातों की जगह सवाल कुरेदने वाले थे। आयशा तैयार थी, शायद पूरी तरह से तो कभी नहीं, लेकिन इतनी कि दरवाज़ा खटखटाने का तो साहस कर सकती थी। लेकिन माया, सवाल तो अब भी वही था। वो माया सहगल जो अब तक दुनिया की नज़रों से छिपी बैठी थी, वो माया सहगल जिसने जाने कितने दिग्गजों को ना कह दिया था। क्या वो अपनी दुनिया में बंद सुकून को त्याग कर इस दुनिया में आ सकती थी? शायद अब भी अपनी दुनिया में बंद थी माया, लेकिन दरवाज़ा तो था। और कहते हैं ना, दरवाज़ा कभी ना कभी तो खुलता ही है। वो दरवाज़ा खोलना ही जैसे अब आयशा का एकमात्र उद्देश्य रह गया था। घर पहुंचते ही आयशा ने खुद के लिए खाना बनाया। वो खाना खाती है और खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। फाइल अब भी नीचे की टेबल पर थी और अपने कमरे में बिस्तर पर आराम करने के लिए वो लेटने ही वाली थी कि अचानक से उसे फिर से माया सहगल का नाम याद आता है। दौड़ कर नीचे जाती है, ढूंढती है और फाइल मिलते ही लेकर फिर से अपने कमरे में आती है। कमरे में लैपटॉप पर बैठी आयशा को जाने कितने घंटे हो चुके थे। माया सहगल को ढूंढते हुए सिर्फ चंद किताबों के नाम उसे मिले थे और जैसे इन हर किताबों के टाइटल उसे अपनी तरफ खींच रहे थे, उसे बुला रहे थे, उसे पुकार रहे थे। और इसी जांच में रात के 2 बज चुके थे। दिल्ली की सड़कें अब शांत हो गई थी, लेकिन आयशा का दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं था। पूरी तरह से जज्बातों से घिरी पड़ी थी वो। लैपटॉप स्क्रीन पर एक ही नाम छिड़क रहा था, माया सहगल। गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रेडिट, विकिपीडिया, हर जगह बस वही एक नतीजा, कोई नतीजा नहीं मिला। और अचानक से फ्रस्ट्रेट होते हुए बेमन से स्क्रीन को निहारती रही वो। आखिर कौन है यार ये? एक किताब लिखने वाली इंसान है या कोई प्रेत आत्मा? पास पड़ी कॉफ़ी जो अब चौथी बार ठंडी हो चुकी थी, उसने उठाई और बेमन से एक घूंट भरा। कमाल है, एक पब्लिक फिगर, एक बेस्ट सेलर राइटर और नेट पे एक फ़ोटो तक नहीं। ये कौन सी एसईओ मॉडल फॉलो करती है? उसकी आंखें अब थक चुकी थी, लेकिन जिज्ञासा जैसे जुनून बनकर उस पर बरस रही थी। आज तो कोई भी थकान उसे रोक नहीं सकती थी। जैसे उसने तय कर लिया था कि आज तो उसे वहाँ पहुँचना था जहाँ पहुँचने की ख्वाहिश जाने अब तक कितने लोगों ने पाली थी, लेकिन कोई भी उस जगह तक नहीं पहुँच पाया था। और माया सहगल के नाम को ढूंढती सिर्फ कुछ पुरानी ब्लॉग पोस्ट, कुछ फॉरम थ्रेड्स और ढेर सारी अटकलें थी। वो पागल हो गई थी। उसने लिखना छोड़ दिया था। किसी आश्रम में रहती थी, उसे धोखा मिला था। जाने कितनी ही ऐसी बातें थी जो ब्लॉग में थी। और अचानक से सोचती है आयशा, पागल हो चुकी थी। लिखना छोड़ दिया था उसने, फिर आश्रम में भी रही थी। आखिर कौन से आश्रम में और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? और कोई इंसान ऐसा कैसा पागल हो सकता है कि वो कुछ ऐसी किताबें लिखे जो बुकर में सिलेक्ट हो जाए? गॉसिप से भरी दुनिया में कोई इतना चुप कैसे रह सकता है? वो खुद से बड़बड़ाती हुए फोल्डर बंद करती है और तकिए पे सिर रखते ही खुद से बोली, कल सुबह उन्हें मेल करूँगी, फिर चलूँगी कनॉट प्लेस। पुरानी स्टोरी भी तो ख़त्म करनी है, लेकिन कुछ नई भी तो लेकर आनी है। सुबह का सूरज एक नई शुरुआत का समय था। सुबह की रोशनी उसके कमरे की हल्की सफ़ेद दीवारों पर पड़ चुकी थी। मोबाइल की बिप से नींद टूटती है। 7:36 हो चुके थे। ओह शिट,
सिर्फ 20 मिनट में निकलना है। क्या कर रही है आयशा तू? जल्दी जल्दी ब्रश, कॉफ़ी, लिप बाम और कैमरा सब समेट कर वो लैपटॉप ऑन करती है, नया मेल कंपोज करती है। डियर मिस सहगल, आई होप दैट यू फाइंड वेल। आई एम रीचिंग आउट फॉर एन एक्सक्लूसिव लॉन्ग फॉर्मेट फीचर ऑन योर लेटेस्ट नॉवल एंड क्रिएटिव जर्नी। और इसके साथ ही अपनी बाकी प्रोफेशनल बकवास को उसमें डाल दी है। मेल भेजने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और इस उम्मीद में कि माया सहगल की तरफ से शायद कोई रिस्पॉन्ड उसे मिल जाए। अब देखो मिस सहगल रिस्पॉन्ड करती हैं, ये माया की माया में ही फंसी रह जाती हूँ। इतना कहकर वो कॉफ़ी लेती है और अपने बैग को अपने कंधे पर टांग कर घर से बाहर निकल जाती है। सीपी पर आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। कैमरा बैग कंधे पर लटकाते हुए वो पैदल चलते चलते सोच रही थी, बिल्डिंग में इतनी भीड़ क्यों है? कहीं बाइट से पहले ही तो लोग नहीं आ गए। वो स्टोरी एक सामाजिक मुद्दे पर थी, बढ़ती बेरोजगारी के बीच कॉलेज से निकले स्टूडेंट्स का संघर्ष। एक पार्क के कोने में 2 युवा लड़के बैठे थे, दोनों हाथ में रिज्यूमे लिए हुए। भाई साले एचआर वाले रिज्यूमे पढ़ते भी हैं क्या? खैर मुझे तो नहीं लगता, ये लोग बस फोटो देख कर डिसाइड करते हैं। आयशा उनके पास पहुंची और अपने अंदाज में बोलती, हाय मैं आयशा राय इनसाइड मीडिया से, एक छोटी सी बातचीत करनी है आपसे। क्या समय है आपके पास? मैम जॉब तो वैसे भी नहीं मिल रही, चलिए कैमरा में ही नौकरी मिल जाए। इस हल्के मजाक पर सब हंसने लगे। इंटरव्यू शुरू हुआ और इंटरव्यू करते करते दोपहर के 4 बज गए थे। इसके साथ ही वो दफ्तर वापस आती है। ऑफिस पहुंचते ही पूजा और दीप के कैबिन में घुसी। दोनों पहले से ही कॉफ़ी लेकर बैठे थे। तो मैडम ने माया को मेल कर दिया? पूजा ने आईब्रो उठाते हुए उससे पूछा। हाँ, और अब जवाब का इंतज़ार है। वैसे पता है उसके बारे में इंटरनेट पे कुछ नहीं है। नो पिक्स, नो पॉडकास्ट, नो पैनल, लाइक एकदम डिजिटल संन्यास। दीप चुटकी लेता है। शायद माया कोई एआई है। चैट जीपीटी के ज़माने में तो कुछ भी पॉसिबल है। ओ हेलो, एआई इतने रहस्यमय नहीं होता और ना ही इतनी इंटेंस किताबें लिखता है, सो प्लीज़। पूजा ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, इंटेंस मतलब तुमने पढ़ी है उसकी किताब? आयशा उसे देखती है। हाँ, अनकहे शब्द पढ़ी भी और रोई भी। ओहो, अब समझा कि ये केस तो इनके लिए प्रोफेशनल है ही नहीं, पर्सनल है इनका। दीप बीच में ही टपक पड़ा। पता है कॉलेज के समय में जब मैंने उसकी रूह की गलियां पढ़ी थी तो तब तूने अपनी रूममेट को प्रपोज किया था और उसने मना कर दिया था। पूजा ने हंसते हुए उस बात को पूरा किया। वाह पूजा, तुम तो मेरी जिंदगी का फुटनोट हो। तू नोट बन जा पहले। आयशा हंसते हुए बोली, तुम दोनों को एक रियलिटी शो में भेजना चाहिए, प्यार, ताने एंड कैपेसिनो। और वो तीनों हंसते हैं। इसके साथ ही समय बीतता जाता है। अब तक जाने कितनी भारी आयशा अपने लैपटॉप को चेक कर चुकी थी, लेकिन कोई मेल नहीं। इतने में ही दरवाज़ा खुलता है और अंदर आया अंकित श्रीवास्तव, एग्जीक्यूटिव हेड, 6'1" हाइट, साफ सूट और पूजा का सीक्रेट कस। सो गुड इवनिंग पीपल्स, उसने कहा जैसे मौसम खुद ठंडा हो गया था। पूजा की हंसी वहीं फ्रीज हो गई थी, आवाज़ बंद और नजरें नीचे। दीप धीरे से फुसफुसाता है, लगता है पूजा का सिस्टम क्रैश हो गया। अंकित पास की चेयर पर बैठते हुए बोला, सुना है आयशा तुम माया सहगल की कहानी कर रही हो? जी सर, मेल कर चुकी हूँ, अभी तक जवाब तो नहीं आया। इंटरेस्टिंग वुमन है वो, अपनी किताबें जैसे शब्द नहीं सांसें लिखती है। आयशा ने पूजा की तरफ देखा। पूजा का चेहरा जैसे लाल टमाटर की तरह हो गया था और माया सहगल की इस तारीफ से आंखों में जलन भी महसूस की जा सकती थी, या यूं कह लें कि ईर्ष्या। और पूजा, तुमने पढ़ी है उसकी किताब? अंकित ने जैसे ही उससे पूछा, नहीं, टाइम नहीं मिलता, उसने धीरे से कहा। पढ़ो, समझ आ जाएगा कि लिखना एक साधना है। और इसके साथ ही अंकित उठता है और फिर ऑफिस से बाहर चले जाता है। उसके जाते ही पूजा ने गहरी सांस ली।
क्या है यार ये, कभी भी टपक पड़ते हैं, समझते नहीं कि लोगों का दिल है। अचानक से क्रैश हो गया तो मेरी तो लग गई लंका। तभी दीप कहता है किताब पढ़ना नहीं, बंदा पढ़ना चाहती है ये तो। लेकिन अब ये अंकित सर को कौन बताए। पूजा उसकी ओर घूर कर देखती है। यू सेट अप इडियट, जब देखो तब पक करता रहता है। और इसके साथ ही ये तीनों उस मौज मस्ती के माहौल में डूब चुके थे। आयशा अभी लैपटॉप पर बार बार जैसे मेल के रिस्पॉन्स चेक कर रही थी, लेकिन अब भी कुछ नहीं। तभी पियोन आता है। मैम, मिस्टर वर्मा आपको बुला रहे हैं। और इसके साथ ही पूजा और दीप दोनों आयशा को देखते हैं और गुड लक विश करते हैं। आयशा मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा के केबिन में जाती है। सर देखिए, इससे पहले कि आप मुझे कुछ बोले, मैंने उन्हें आज सुबह ही मेल किया, लेकिन अब तक उनका कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। मेरी कोई गलती नहीं। रिलैक्स। और मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे आज के आज उसका इंटरव्यू दो। मैं जानता हूँ कि पर्सनैलिटी क्या है, वो कैसी है, लेकिन याद रहे, अगर तुमने स्टोरी ली है तो इसे भूलना मत और इसे पूरे करने की कोशिश करना। भागी तुम जा सकती हो। वैसे आज सीपी वाला क्या केस था? कुछ नहीं सर, अनएम्प्लॉयमेंट। सरकार के प्रति कुछ सवाल थे। बोलो तो छाप दूँ? हाँ, लगा दो मेरी लंका। अरे सर, जनता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तुम जाओ यहाँ से। और इसके साथ ही वो मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा के केबिन से बाहर आ जाती है। ऑफिस का टाइम ओवर हो चुका था और इसके साथ ही वो वहाँ से निकल चुकी थी। पूजा के गले लग उसे बाय किया और दीप, बोलो तो घर छोड़ दूँ ऐसा? दीप की तरफ देखते हुए वो कहती है, नहीं यार, मैं चली जाऊँगी ऑटो से। तू जा। कहाँ? तू मुझे दूसरे डायरेक्शन में छोड़ेगा, फिर अपने घर जाएगा और फिर तेरी माँ मुझे कॉल करेगी और आंटी मुझे इतना सुनाएगी, ये लड़का नालायक पूरी रात घूमता रहता है, पता नहीं किस लड़की के चक्कर में। बस नहीं छोड़ रहा, जा, लेकिन अच्छे से जाना। इतना कहकर दीप उसे जाते हुए देखता है और कुछ देर देखने के बाद अपनी बाइक को मोड़ लेता है। माया सहगल, ये एक ऐसा नाम था जो किताबों के कवर पर चमकता था, पर कभी किसी मंच पर नहीं दिखा। उसकी किताबें साहित्य जगत में भूचाल ला देती थी। क्रिटिक उसे कलम की रहस्यमयी रानी कहते थे और पाठक उसे एक दैवीय अनुभव की तरह पढ़ते थे। लेकिन माया खुद, न कोई सार्वजनिक उपस्थिति, न पब्लिकली कोई तस्वीर, न कोई इंटरव्यू और न कोई लाइव सेशन। हर साल जब उसका नाम बुकर और साहित्य अकादमी के मंच पर गूंजता तो बस एक चेक किसी वृद्धाश्रम में जमा हो जाता और ट्रॉफी डाक के जरिए लौटा दी जाती या बस यूं ही भेज दी जाती, रख दी जाती। आयशा को ये सब किसी रहस्य की गहराइयों जैसा लगता था। कोई इतना सफल फिर भी इतना गुमनाम कैसे हो सकता था? उसने बार बार खुद से यही तो सवाल पूछे थे। इतनी सक्सेसफुल राइटर जो अगर बाहर निकले तो लोग उसके कदमों को चूम ले, उसके हाथों को चूम ले, उसके साथ बैठकर घंटों उसकी कहानी सुन ले, उसके शब्दों में खो जाए। लेकिन वो छिपी बैठी है, किससे? और सबसे बड़ा सवाल था कि वो गुमनामी भरी जिंदगी क्यों जी रही है? आखिर इस गुमनाम जीवन का कारण क्या था? और ये कारण जैसे अब आयशा के लिए पर्सनल हो रहा था। ऑटो में बैठे बैठे बस वो यही सोचती कि आखिर वृद्धाश्रम में चेक जाने का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं वो पागल हो गई थी, कुछ कहते हैं किसी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन कौन था वो इंसान? और क्या सच में धोखा कलम की धार को इतना तीखा कर सकता है? इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी जैसे कोई इस माया भरी दुनिया से बिल्कुल निरह हो जाए। क्या कलम कुछ ऐसा कर सकता है? रात को जब वो घर पहुंची तो दरवाज़ा खोलते ही आंटी की आवाज़ आई, हाथ धो ले बेटा, खाना गर्म कर दिया है। बस 2 मिनट आंटी, एक मेल चेक कर लो। मेल वेल बाद में देखी जा सकती है, पर खाना ठंडा हो गया तो उसका स्वाद वापस नहीं आता। आंटी मुस्कुराती है। आयशा उन्हें देखती है। ठीक है बाबा, सरेंडर कर रही हूँ आपके सामने, आती हूँ फ्रेश होकर। थोड़ी देर बाद जब दाल, पराठा और लौकी की सब्जी की खुशबू उसके इर्द गिर्द फैली तो उसने खुद को कुछ देर के लिए माया से अलग कर लिया।
लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ वो सीधा अपने बैग में माया की नई किताबें निकाल लाई, नीले आकाश के नीचे। और जैसे इस किताब में वो माया को ढूंढने की कोशिश करने वाली थी, इस रात को वो माया के नाम सुपुर्द कर देने वाली थी। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें और खुद का बहुत ध्यान रखें।